आप सुनने जा रहे हैं रस्किन बॉन्ड की लिखी कहानी नानी का चश्मा। नानी को दूर बहने वाली नदी का शोर साफ सुनाई देता था। वह अपने पांव तले दबी चीड़ की सीखों की महक सूंघ सकती थी और अपने नाती मणि का पास आना वह महसूस कर सकती थी। उन्हें पता चल जाता था, लेकिन वह नदी या पेड़ों को देख नहीं सकती थी और अपने नाती को सिर्फ उसके बेतरतीब बालों से पहचान पाती थी। और कभी कभी जब वह बहुत करीब होता था तो उसकी जामुन जैसी आंखों को और मुस्कुराने पर उसके चमकते हुए दांतों से उसे पहचान लेती थी। नानी एक पुराना चश्मा पहनती थी जिसे वह 10 सालों से भी ज्यादा समय से पहन रही थी, लेकिन उनकी आंखें लगातार कमजोर होती जा रही थी। चश्मा पुराना हो गया था। अब उसके शीशों पर खूब खरोच और धब्बे पड़ चुके थे। उसे लगाने के बाद भी नानी को बहुत कम दिखाई देता था। फिर भी वह ना से तो कुछ बेहतर ही था। उसके बिना सब कुछ सिर्फ धुंधला और उल्टा पुल्टा था। हाँ, ये तो जरूर है कि नानी घर और खेतों में आने जाने के रास्ते खूब जानती थी। जिस दिन मौसम साफ हो उस दिन उन्हें पहाड़ भी दिखाई देते थे। विशाल हिमालय की बर्फीली चोटियां आसमान को छूती हुई। लेकिन मणि और उसके पिता को यह लग रहा था कि अब समय आ गया है जब नानी को अपनी आंखों की जांच करवानी चाहिए और उनका नया चश्मा बनना चाहिए। देखो, तुम्हें पता है कि गांव में सब कुछ नहीं आ सकता, नानी ने कहा। आपको मसूरी वाली आंखों के अस्पताल चलना पड़ेगा। वही सबसे पास वाला शहर है, मणि ने कहा। लेकिन वहां जाने में तो 2 दिन लगते हैं। नानी ने ना जाने का विरोध किया। पहले मुझे नैन बाजार तक चल कर जाना होगा, कम से कम 12 मील। वह तुम्हारे मामा के घर रात बितानी होगी और फिर आगे के सफर के लिए बस पकड़नी होगी। तुम जानते हो कि मुझे बसों से कितनी नफरत है। मुझे मसूरी गए पूरे 10 साल हो गए हैं, तभी मैंने ये चश्मा बनवाया था, मणि के पिता ने कहा। ठीक है, वह अभी भी वही है। क्या अभी भी वही है? मसूरी और आंखों का अस्पताल, वह भी। देखो, सच कहूं तो मेरी आंखें बहुत ज्यादा खराब नहीं है, बहाना बनाने की कोशिश में नानी ने कहा। उनका गांव से दूर जाने का मन नहीं था। खास तौर से वह मणि से अलग नहीं होना चाहती थी। वह 11 साल का था और खुद का ध्यान रखने लायक था। लेकिन नानी ने उसे तब से पाला था जब से उसकी माँ चल बसी थी। तब वह सिर्फ 1 साल का था। आखिर वह नानी जो थी, उन्होंने इन तमाम बरस में पूरी ताकत और लगन के साथ बच्चे और उसके पिता, गायों, मुर्गियों और घर की देखभाल की थी। मैं काफी ठीक ठाक तरीके से काम चला सकती हूँ, उन्होंने कहा। जब तक मुझे अपनी ठीक सामने की चीज साफ दिखाई देती है तब तक कोई परेशानी नहीं। मुझे पता है तुम्हारे हाथ में गेंद है मणि। मेहरबानी करके उसे गाय पर मारकर लपकने की कोशिश मत करना। यह गेंद नहीं है नानी, यह एक सेब है। ओह, ऐसा है? नानी ने अपनी गलती को झटपट सुधारते हुए कहा। कोई बात नहीं, बस इसे गाय पर मारकर उछालना नहीं। और तुम बहुत ज्यादा सेब मत खा जाना। अब सुन लो, मणि के पिता ने सख्ती से कहा। मुझे पता है कि तुम अकेले नहीं जाना चाहती, लेकिन हम आपको अकेले जाने के लिए तो नहीं कह रहे। मैं आपको मसूरी ले चलता हूँ और मणि को यहाँ अकेला छोड़ देंगे। तुम ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? फिर मैं तुम्हें मसूरी ले चलूंगा, मणि ने जोश के साथ कहा। हम पिताजी को अकेले छोड़ सकते हैं, है ना? मैं अपने स्कूल के दोस्तों के साथ पहले भी मसूरी जा चुका हूँ। मुझे पता है हम कहाँ ठहर सकते हैं। लेकिन वह एक पल को रुका और शक की निगाहें अपने पिता की ओर से अपनी नानी की ओर ले गया। नानी, आप नैन तक पूरे रास्ते पैदल नहीं चल पाएंगी, है ना? अजी, मैं चल सकती हूँ, नानी ने कहा। मुझे दिखाई देना भले ही बंद हो रहा है, लेकिन मेरे पैरों में कोई गड़बड़ी नहीं है। यह बात काफी हद तक सही थी। सिर्फ 1 दिन पहले ही तो
नानी अखरोट के पेड़ पर मिली थी। जमीन पर रखी एक बड़ी टोकरी में अखरोट तोड़कर फेंक रही थी। भले ही कई सारे अखरोट टोकरी के बाहर गिर रहे थे, लेकिन आप 70 साल की हैं नानी, इसका जाने से क्या लेना देना। और इतना ही नहीं, नैन जाने के लिए आपको ढलान पर चलना है और वापसी में चढ़ाई भी होगी। चढ़ाई चढ़ना आसान है, नानी ने कहा। अब जब उन्हें पता चल चुका था कि मणि उनके साथ जा सकता है, तो वह सफर करने के लिए तैयार हो गई थी। मॉनसून की बारिश शुरू हो चुकी थी। पत्थर के छोटे से घर के सामने डहेलिया के बड़े बड़े फूल दल बनाकर सर उठाए खड़े थे। मणि ने उन्हें नैन में खिलते हुए देखा था और वहीं से कुछ बल्ब घर ले आया था। ये बड़े फूल हैं नानी, उसने कहा था। तुम इन्हें ठीक तरह से देख पाओगी? उन्हें सचमुच डहेलिया के फूल पुराने पत्थर के घर की दीवारों के आगे लाल और पीले रंग के धब्बे जैसे नजर आते थे। अब उन्हें देखते ही नानी ने कहा, जब हम मसूरी जाएंगे तो कुछ बीज और बल्ब लेंगे। सफेद गाय के लिए एक नई घंटी और तुम्हारे पिता के लिए एक स्वेटर और तुम्हारे लिए जूते। देखो, तुमने जो पहन रखे हैं उनमें कुछ भी तो नहीं बचा है। अब बस 1 मिनट मेरी बात सुनो, मणि के पिता ने कहा। वहां आप अपनी आंखों की जांच कराने जा रही हैं या खरीदारी के लिए? मेरे पास 100 रुपए ही बचे हैं। आप लोगों को इसी से काम चलाना पड़ेगा। हम काम चला लेंगे, मणि ने कहा। हम बस स्टैंड पे सो जाएंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, नानी ने कहा। मेरे पास अपने 50 रुपए हैं। हम होटल में ही ठहरेंगे। अगली सुबह जब नानी और मणि नैन के लिए घर से निकले, तब हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मणि ने अपने कंधे पर एक छोटा सा बिस्तर बंद रखा। नानी के पास कपड़े का एक बड़ा सा थैला और एक छाता था। रास्ता खेतों और पहाड़ों की सबसे ऊंचाई वाले रास्ते से होकर जाता था और फिर जहां तहां इधर उधर ऊपर और नीचे घूमता हुआ आगे बढ़ता जाता था, जैसे पूरी तरह से अपनी मर्जी का मालिक हो और जैसे उसका सीधे किसी जगह पर जाने का इरादा ना हो। उस इलाके में पहली बार सफर कर रहे मुसाफिर अक्सर इस रास्ते को बीच में छोड़कर इधर उधर मुड़ जाते थे, क्योंकि जल्दबाजी और बेसब्री के मारे वह ये सोचने लगते थे कि जहां उन्हें जाना है वहां पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते छोटे और बेहतर होंगे। लेकिन अक्सर बहुत जल्दी वे ये जान जाते थे कि वे भटक गए हैं। अच्छा और सही रास्ता सिर्फ वही था और उससे जाने में ही समझदारी थी, क्योंकि सदियों की गलती को सुधारने के बाद ही उन पहाड़ों को पार करने के लिए सही रास्ता बन पाया था। जब तुम थक जाओगी तब हम आराम कर लेंगे, मणि ने कहा। हमने अभी अभी तो चलना शुरू किया है, नानी ने कहा। जब तुम्हें भूख लगेगी तब हम ठहर जाएंगे। वे बिना ज्यादा बात किए एक जैसी चाल में चल रहे थे। तोतों का एक झुंड उनके सिर पर मंडरा रहा था। फीके से आकाश में हरे और लाल रंग की झलकियां एक स्प्रूस यानी सरल के पेड़ में काफी ऊंचाई पर बैठे बसंते ने एक सुर में रटन लगा रखी थी। उसकी नीरस पुकार और बारिश की धीमी धीमी टिप टिप के अलावा और कोई आवाज नहीं आ रही थी। मणि झाड़ी से किलमोड़े के फल चुनने के लिए रुक गया। नानी को किलमोड़े पसंद नहीं थे और वह अपनी चाल से आगे बढ़ती रही। मणि को फिर उनके पास पहुंचने के लिए दौड़ लगानी पड़ी। उसके होठ किलमोड़े के रस से बैंगनी हो चुके थे। इस बीच बारिश रुक गई थी और सूरज निकल आया था। नीचे जमीन पर हल्के हरे खेत जंगल के गहरे हरे रंग के आगे अलग दिखाई दे रहे थे और पहाड़ियां सुनहरी धूप में नहाई हुई थी। मणि आगे आगे दौड़ गया। क्या आपको ठीक से दिखाई दे रहा है नानी? उसने पुकारा। मैं रास्ता देख सकती हूँ और तुम्हारी सफेद कमीज भी देख सकती हूँ। फिलहाल
इतना ही काफी है। ठीक है, ध्यान रखना, सड़क पर सामने से कुछ खच्चर आ रहे हैं। खच्चरों को रास्ता देने के लिए नानी एक और हट गई। खच्चर वाला एक रोमानी गीत गाकर उन्हें आगे बढ़ा रहा था और खच्चर खूरों के टाप के साथ आगे चले गए। लेकिन आखिरी खच्चर पीछे की ओर मुड़ा और सीधे नानी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। नानी ने उसे सही समय पर देख लिया था। वह जानती थी कि खच्चर और टट्टू हमेशा किसी चीज के चारों तरफ घूमना पसंद करते हैं, बशर्ते उन्हें दिखाई देता रहे कि उनके आगे क्या है। इसलिए उन्होंने अपनी खुली छतरी को आगे की ओर कर दिया और खच्चर उन्हें छुए बिना छतरी के पीछे घूमते हुए उनके चक्कर लगाने लगा। नानी और मणि ने चीड़ के साये में सड़क के किनारे हल्का फुल्का खाना खाया और थोड़े आगे चलने के बाद एक झरने से पानी पिया। दिन के तीसरे पहर वे नैन के बिल्कुल पास पहुंच गए थे। हम करीब करीब पहुंच ही गए हैं, मणि ने कहा। मामा के घर के पास वाला मंदिर दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, नानी ने कहा। धुंध की वजह से घनी धुंध घाटी से ऊपर उठ रही थी। नदी के किनारे बसा वह छोटा सा पहाड़ी शहर अपने बाजार के लिए जाना जाता था। वे अभी शहर में घुसे ही थे कि तेज बारिश होने लगी। नानी की छतरी बुरी तरह से पानी चू रही थी, लेकिन जल्द ही वे मामा के घर पहुंच गए और वहां मीठी और दूध वाली गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए उन्होंने खुद को सुखाया। अगली सुबह मणि जल्दी उठा और संकरी गली में दौड़ते हुए नीचे नदी में नहाने गया। तेज लेकिन उथली पहाड़ी नदी पवित्र गंगा की एक सहायक नदी थी। इसके जल को भी उतना ही पवित्र माना जाता था। सूरज उगने के साथ ही लोग स्नान करने या पूजा करने के लिए नदी पर बने घाट की सीढ़ियों की ओर उमड़ पड़ते थे। जैसे ही मणि ने कपड़े पहने, उसने बस के हॉर्न की आवाज सुनी। मसूरी के लिए एक ही बस थी। यह सोचते हुए वह झटपट ढलान पर चढ़ा कि कहीं उनकी बस छूट ना जाए। लेकिन नानी बस स्टॉप पर उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने पहले ही दोनों के लिए टिकट खरीद लिए थे। गाड़ी नदी के साथ साथ चल रही सड़क पर चली जा रही थी। नदी सड़क से करीब 100 फीट नीचे शोर मचाती बह रही थी। बस पुरानी और खट्टारा सी थी और इतनी ज्यादा खड़खड़ा रही थी कि सवारियों के लिए खुद का बोला हुआ सुनना भी मुश्किल था। सवारियों में से एक ने नीचे एक जगह की ओर इशारा किया जहां कुछ हफ्ते पहले ही एक बस गिर गई थी, जिस हादसे में कई लोग हताहत हुए थे। शायद बस के ड्राइवर को हादसे का पता नहीं था। वह काफी तेजी से गाड़ी चला रहा था। जब भी मोड़ आता, बस में सवार लोगों को अपनी जगह पर टिके रहना मुश्किल हो जाता। इतने शोर शराबे के बावजूद भी नानी की आंख लग गई। उनका सर मणि के कंधे पर टिका हुआ था। चलते चलते बस अचानक रुक गई। जोरदार झटके से लोग आगे वाली सीटों से जा टकराए। नानी का चश्मा भी निकल कर गिरा और किसी की बंद छतरी की तह में मिला। क्या हुआ? नानी ने पूछा। क्या हम पहुंच गए? मणि ने कहा। नहीं, आगे रास्ता बंद है, पहाड़ गिरा है, भूस्खलन हुआ है, किसी ने कहा। और सारी सवारियां खिड़कियों से सर निकालकर बाहर देखने लगी। काफी बड़ा भूस्खलन था। रात को किसी समय भारी बारिश के दौरान पहाड़ का एक हिस्सा अपनी जगह टिका नहीं रह पाया और पेड़ और झाड़ियों समेत धड़धड़ाते हुए सड़क पर आ गिरा, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। मलबे का गिरना अभी थमा नहीं था, वह अब भी जारी था। मणि ने चट्टानों को पहाड़ी से लुढ़कते हुए नीचे नदी में गिरते हुए देखा। बस स्टॉप तो नहीं लगता, नानी ने कहा, जिन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उनके बोलते समय भी मिट्टी पत्थरों की झड़ी के साथ छोटी छोटी चट्टानें बस की छत पर आन पड़ी। सवारियां शोर मचाने लगी। चट्टानें नीचे गिरने पर ड्राइवर ने बस को पीछे करना शुरू किया। मैं तो मोटर गाड़ी वाली सड़क पर
भरोसा ही नहीं करती, नानी ने कहा। भूस्खलन से काफी दूर होने तक ड्राइवर बस को पीछे ले जाता रहा। इसके बाद सभी बस से नीचे उतर गए। नानी और मणि सबसे बाद में उतरे। उन्हें बताया गया कि सड़क को साफ करने में कई दिन लगेंगे। ज्यादातर सवारियों ने बस के साथ नैन लौटने का फैसला किया, लेकिन कुछ हिम्मती लोग पहाड़ के एक छोटे रास्ते से पैदल मसूरी जाने के लिए तैयार हो गए, जो भूस्खलन वाली जगह से अलग कट जाता था। इस पगडंडी के रास्ते मसूरी सिर्फ 10 मील दूर है। उनमें से एक ने कहा, चढ़ाई कठिन है, लेकिन हम शाम तक पहुंच सकते हैं। मणि ने नानी की ओर देखा। क्या हम वापस चलें? 10 मील होता ही कितना है, दादी ने कहा। इतना तो हम कल भी चले थे। सुबह एक संकरे रास्ते पर चढ़ने लगे, जो बकरियों वाले रास्ते से कुछ ही चौड़ा था, जिसकी एक और खाई और दूसरी ओर खड़ी चढ़ाई थी। लेकिन इस रास्ते पर सब थक और हाफ जाते थे और जगह जगह दम लेने के लिए ठहर जाते थे। जब वे पहाड़ के ऊपर पहुंचे तो नानी और मणि के सिवा वहां कोई नहीं था। कुछ लोग नीचे काफी पीछे रह गए थे और बाकी नैन वापस लौट गए थे। दादी और मणि पहाड़ की चोटी पर खड़े थे। वहां जो कुछ भी था उनमें किसी की भी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। उनका गांव उत्तर की ओर वाले पहाड़ों के पीछे छिपा हुआ था। काफी नीचे नदी बह रही थी। बहुत ऊपर एक सुनहरा बाज चक्कर काट रहा था। दूर सामने वाले पहाड़ के पीछे वाले गहरे हरे पहाड़ पर मसूरी के घर सफेद चींटियों जैसे नजर आ रहे थे। मामा के घर से खाना लाई हो? मणि ने पूछा। बिल्कुल, नानी ने कहा। मुझे पता था कि तुम्हें जल्दी भूख लगने लगेगी। पकौड़े और पाव हैं और मामा के बगीचे के आड़ू भी हैं। अच्छा, मणि ने कहा और अपनी कान भूल गया। हम चलते चलते खाते रहेंगे, रुकने की कोई जरूरत नहीं है। खाते रहेंगे या चलते रहेंगे, खाते रहेंगे। हम सिर्फ तभी रुकेंगे नानी जब आप थक जाएंगी। ओह, मैं तो बिना रुके चलती चली जाऊं, नानी ने हंसते हुए कहा। मैंने तो हमेशा ऐसा ही किया है और एक दिन मैं ऐसे ही पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते आगे आसमान में चली जाऊंगी। लेकिन तब जब बारिश नहीं हो रही होगी। ये छतरी बुरी तरह चूती है। फिर वे नीचे उतरे, फिर अगले पहाड़ पर चढ़े, फिर ऐसी पथरीली पहाड़ियों पर से गुजरे जहां तेज हवाएं चल रही थी और देवदार के ऐसे घने जंगल से होते हुए ऊपर चढ़े जहां धूप जमीन तक नहीं पहुंचती थी। फिर जैसे ही अंधेरा होने लगा, उन्हें सामने मसूरी की बत्तियां टिमटिमाती हुई दिखाई दे गईं। जैसे जैसे वे करीब आते गए, रोशनी बढ़ती गई। अब वे रोशनी से जगमगाते बाजार में थे, जहां दुकानदारों, घुमक्कड़ों, सैलानियों और मौज मस्ती करने वालों का रेला था। जिन लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे थे, उनके लिए मसूरी एक मस्त जगह थी। भीड़ से परेशान नानी ने एक हाथ मणि के कंधे पर जमा कर रखा था ताकि वह उनसे बिछड़ न जाए। उन्होंने आसपास सबसे सस्ते होटल के बारे में पता किया, लेकिन वहां कोई सस्ते होटल नहीं थे। इसलिए उन्होंने मंदिर के बगल वाली धर्मशाला में रात बिताई, जहां दूसरे तीर्थयात्री भी ठहरे हुए थे। अगली सुबह आंखों के अस्पताल में वे सब्र के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे मरीजों की लंबी कतार में शामिल हो गए। गोल मटोल से नेत्र विशेषज्ञ सूट और टाई में थे, जिन्होंने खुद चश्मा पहन रखा था। वह मरीजों के साथ सख्ती से लेकिन सलीके से पेश आ रहे थे। 1 घंटे के इंतजार के बाद नानी की बारी आई। डॉक्टर ने नानी के चश्मे पर एक नजर डालते ही चौंक कर उसे कूड़ेदान में डाल दिया। फिर उसने उन्हें बाहर निकाला और अपनी मेज पर रख दिया और कहा, मुझे लगता है कि अब इसे अजायब घर में भेज दूंगा। आपको अपना चश्मा बरसों पहले बदलवा लेना चाहिए था। इन्होंने शायद फायदे से ज्यादा नुकसान किया है। उसने तेज रोशनी में नानी की आंखों का मुआयना किया और कहा, आपकी आंखें
बहुत कमजोर हैं, लेकिन इनसे पूरी तरह दिखाई देना बंद नहीं होगा। हम आपके लिए आपकी आंखों के हिसाब से एक नया चश्मा बनवा देंगे। फिर उसने नानी को एक बोर्ड के सामने बिठाया जिस पर अंग्रेजी और हिंदी के बड़े और छोटे अक्षर छपे हुए थे, और नानी से पूछा, क्या आप उन्हें पढ़ सकती हैं? मुझे तो बोर्ड ही दिखाई नहीं दे रहा, नानी ने कहा। तो क्या आप मुझे देख सकती हैं? डॉक्टर ने पूछा। थोड़ा थोड़ा, नानी ने कहा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे पूरा पूरा देखें, डॉक्टर ने कहा। उसने नानी की नाक पर एक तार का फ्रेम टिकाया और एक एक करके कई लेंस लगाकर देखे। अचानक नानी को अच्छी तरह दिखाई देने लगा। उन्हें बोर्ड पर और उस पर छपे बड़े अक्षर दिखाई देने लगे। क्या अब आप मुझे देख सकती हैं? डॉक्टर ने पूछा। काफी हद तक, नानी ने कहा। और फिर उनकी मदद करने के इरादे से वे बोली, आप में देखने लायक काफी कुछ है। शुक्रिया, डॉक्टर ने कहा। और घूमकर मुझे ये बताइए कि आपको आपका नाती दिखाई दे रहा है? नानी पीछे घूमी और कई सालों में पहली बार मणि को साफ साफ देखा। मणि, उन्होंने खुशी से ताली बजाते हुए पुकारा। तुम कितने अच्छे दिखते हो, कितने अच्छे बच्चे को मैंने पाला पोसा। लेकिन तुम्हें थोड़े से बाल कटाने की जरूरत है और नहाने की भी। तुम्हारी कमीज पर बटन भी लगने हैं, एक जोड़ी नए जूते। चलो बाजार चलते हैं, पहले अपना चश्मा तो बनवा लो, मणि ने हंसते हुए कहा। तब हम खरीदारी करने जाएंगे। एक दिन के बाद वे एक बार फिर से बस में सवार थे। हालांकि किसी को नहीं मालूम था कि वह कितनी दूर जा सकेंगी। देर सवेर उन्हें पैदल ही चलना होगा। नानी के पास खिड़की वाली सीट थी और मणि उनके बगल में बैठा था। उसके पास नए जूते थे और नानी के पास नया छाता था। उन्होंने मणि के पिता के लिए एक मोटा ऊनी तिब्बती स्वेटर भी खरीदा था, बीज, बल्ब और गाय की एक घंटी भी। जैसे ही बस आगे बढ़ी, नानी ने खिड़की से बाहर देखा। खिड़की के हर एक मोड़ पर नए नए नजारे उनका इंतजार कर रहे थे। अब वह कई चीजें देख सकती थी जो कि उन्होंने लंबे समय से देखी नहीं थी। दूर के गांव, खेतों में काम करते लोग, सड़क पर आते जाते दूध वाले, बस के बगल में दौड़ते हुए दो कुत्ते, पेड़ों पर चढ़े बंदर और सबसे अलग आकाश में इंद्रधनुष। भले ही वह बहुत अच्छी तरह से नहीं देख सकती थी, लेकिन अब जितना भी दिखाई देने लगा था वह उससे बहुत खुश थी। कितनी बड़ी गाय है, उन्होंने पहाड़ पर चल रहे एक जानवर की ओर इशारा करते हुए कहा। यह गाय नहीं नानी, मणि ने कहा, यह भैंस है। नानी का हौसला बुलंद था। जो भी हो, मैंने उसे देख लिया, उन्होंने जोर देकर कहा। अब जब बस में ज्यादातर लोग थके और ऊबे हुए लग रहे थे, नानी खिड़की से बाहर देखती रही, नए नए नजारों का मजा लेती रही। कुछ देर मणि भी देखता रहा। खुशी और जोश में वह कुछ कहती जा रही थी और वह सब सुनता रहा। फिर वह ऊँघने लगा। उसका सर नानी के कंधे पर टिक गया और आराम से वहीं टिका रहा। पहाड़ की घुमावदार सड़क पर बस लहराती और झटके खाती रही, लेकिन मणि गहरी नींद सोता रहा। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे रस्किन बॉन्ड की लिखी कहानी नानी का चश्मा।